Hi everybody, this is Deepak here. Today I'll be talking about pricing strategy कि प्राइसिंग हमें किस तरह करनी चाहिए, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी किस तरह होनी चाहिए। तो लेट अस डिस्कस कि क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कोई एक ही स्ट्रैटेजी यूज करें, मल्टीपल यूज करें। इनफैक्ट ये चेंज होता रहता है बार-बार डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस, कस्टमर एंड व्हाट यू आर मेकिंग प्रोडक्ट वाइज, इवन एज पर योर फैक्ट्री एंड एवरीथिंग। सो लेट अस सी कि क्या-क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं प्राइसिंग के लिए। सो नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, आपकी जो कंपैरेटिव एडवांटेज होती है, कभी भी उसको प्राइस को अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज मत बनाइए। फोकस ऑन ऑफरिंग द कस्टमर कि हम लोएस्ट प्राइस दे सकते हैं, आपको लोएस्ट प्राइस देते हैं हम आपको, नहीं। क्योंकि अगर आप लोएस्ट प्राइस देंगे फिर आप लोग करेंगे, फिर और लोग कर देगा, तो इस तरह अल्टीमेटली डाउन ही जाएंगे। और जो लोएस्ट प्राइस को आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे अगर अपनी, तो आपका ऑटोमेटिकली मार्जिन भी लोएस्ट ही होगा। नेक्स्ट है कि एक स्ट्रैटेजी जो है जिसे हम बोलते हैं प्राइसिंग एज पर कंपेटिटर्स। उस स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आप देख लेते हैं कि आपके आसपास कंपेटिटर्स क्या प्राइस ऑफर कर रहे हैं एक प्रोडक्ट का। जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके स्पेसिफिकेशंस कंपेयर कर लें, चेक कर लें कि सेम चीज ही है। अगर सेम चीज का प्राइस सब कंपेटिटर्स, फॉर एग्जांपल एक आइटम है उसका $5 आपने दे रहे हैं, आप $5 दे रहे हैं, बाकी लोग भी उसका ऐसे ही दे रहे हैं आसपास $495, $490 या $520, तो वहां पे आप उसके हिसाब से अपना प्राइस एडजस्ट कर सकते हैं कि बाकी लोग क्या दे रहे हैं और उसमें थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ज्यादा आप एवरेज भी ले सकते हैं। तो दैट इज वन स्ट्रैटेजी कि अपने कंपेटिटर्स के हिसाब से दें, बट इसमें मेक श्योर कर लें कि आपके प्रोडक्ट में और उनके प्रोडक्ट में क्या सिमिलैरिटी है, क्या चीजें सेम है, क्या चीजें अलग हैं। अगर उनका प्रोडक्ट डिफरेंट है और सस्ते में दे रहे हैं तो आप अपना प्राइस कम मत करिए। इनफैक्ट आप अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताइए ताकि आपका प्रोडक्ट डिस्टिंग्विश हो सके प्रोडक्ट से, आपका प्रोडक्ट अलग दिखाई दे बायर को। और उस सिचुएशन में आप सेम प्राइस मत यूज करिए, अलग ही रखिए अपने प्रोडक्ट को। बट अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, तो फिर आप एक एवरेज आप डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं कि मार्केट में क्या प्राइस बायर उसको देने को तैयार है। बट कीपिंग द एवरेज, आप मान लीजिए आपको सेम प्राइस ही मिलेगा जो एक मार्केट में उस प्रोडक्ट का मिल रहा है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड ब्रेक इवन स्ट्रैटेजी। देखिए, ब्रेक इवन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आप ये निकाल लेते हैं कैलकुलेशन कि हमारा कॉस्ट क्या होना चाहिए, हमें प्रॉफिट मिले चाहे ना हो, बस हम ब्रेक इवन पे क्या हो रहा है, किस प्राइस पे हमारा ब्रेक इवन हो जाता है, बस लॉस नहीं होना चाहिए हमारा। अब ऐसा आप कब करेंगे? लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई ऐसी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तब इंप्लीमेंट करते हैं इसको जब कोई स्पेसिफिक रीजन हो उसका और आपका ऑब्जेक्टिव हो, कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है आपका, तो कोई उद्देश्य है कि हमारे को ब्रेक इवन करना है, इसमें क्यों, उसके रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं अच्छा ठीक है, मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी है ना, मेरी फैक्ट्री में ऑलरेडी मैं देखता हूँ कि 60% खाली है या 40% खाली है, तो डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज एक ऑर्डर आ जाता है, प्रोडक्शन चलती रहती है, आपके बिल्स पे हो रहे हैं सारे फैक्ट्री के और ब्रेक इवन हो रहा है, कोई रिस्क भी नहीं है, पेमेंट भी टाइम पे आ रही है, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, तो देयर इज नो हार्म इन यूजिंग अ ब्रेक इवन स्ट्रैटेजी। उस सिचुएशन में आप ब्रेक इवन स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। ऐसी और सिचुएशन क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, बहुत टाइम से निकल नहीं रहा है, इट कैन बी फिनिश्ड गुड्स, इट कैन बी रॉ मटेरियल्स। उस सिचुएशन में आप कर सकते हैं चलिए ठीक है, ये पड़ा ही हुआ है, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक को, इट्स बेटर है कि इसका हम प्रोडक्शन करके इसको ब्रेक इवन कॉस्ट पे निकाल देते हैं ताकि एटलीस्ट ना आपका कैश फ्लो इंप्रूव हो जाएगा। उस सिचुएशन में आप ब्रेक इवन कर सकते हैं। और क्या आप कर सकते हैं ब्रेक इवन, और कब करना चाहिए? और सपोज आपको कोई नया बायर है जो पीछे बहुत टाइम से आप चाहते हैं कि आपके साथ जुड़ जाए वो, तो इस लाइक अ पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी है, या कोई नई मार्केट है आपको जहाँ पेनिट्रेट करना चाहते हैं, कोई नई कंट्री है, कोई नया एरिया है, ऐसा कोई नया सेगमेंट है, तो आप चाहते हैं पहले वहाँ नए नए जा रहे हैं आप, तो ठीक है उस सिचुएशन में आप कहते हैं ठीक है थोड़े ऑर्डर हम उसके साथ ब्रेक इवन पे कर लेंगे ताकि थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस मिल जाए उसका, हम उसके अंदर चले जाएं। थोड़ी टेस्टिंग करना चाहते हैं मार्केट की, ठीक है इस मार्केट में हमने पहले कभी नहीं किया, एक बार देख लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पे, इस कंट्री की क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, किस तरह काम होता है वहाँ पे, तो कोई बात नहीं, हमें कम प्राइस पे भी काम कर लेंगे एज लॉन्ग एज ब्रेक इवन हो रहा है अपना। इन सिचुएशंस में आप ब्रेक इवन यूज कर सकते हैं, बट जैसे मैंने बताया हमेशा की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है ये, क्योंकि आप मानते चलिए उसमें कोई नो लॉस है तो नो प्रॉफिट भी है। इसलिए ब्रेक इवन स्ट्रैटेजी को देख के ओनली व्हेन यू थिंक इट इज फीजिबल तब इंप्लीमेंट करें। अनदर स्ट्रैटेजी दैट आई यूज व्हिच आई फाइंड द मोस्ट इफेक्टिव इज सजेस्टेड रिटेल। थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप कस्टमर को जानते हैं, थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी चाहिए होती है इसके अंदर, आप थोड़ा सा ये कैन डू सम रिसर्च कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं बायर को, अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट का सजेस्टेड रिटेल प्राइस क्या है। सपोज कोई प्रोडक्ट है जो कि अगर $100 का रिटेल हो रहा है, ठीक है, तो आप थोड़ा बैकवर्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं कि उसमें से उस प्रोडक्ट का लैंडेड कॉस्ट क्या पड़ेगा वहां पे जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें स्टोर का मार्कअप क्या होना चाहिए, और इस तरह बैकवर्ड जा जाके आप एक प्राइस तक आ सकते हैं कि इसका सजेस्टेड जो है, मतलब एक रिटेल $100 है, तो बैकवर्ड जाते हैं इसका तो इतने में लैंड होना चाहिए, इतने में ये जो इंपोर्टर है वो डायरेक्टली, अगर आप डायरेक्टली रिटेलर को नहीं दे रहे हैं उसका मार्जिन भी आएगा, वो रिटेलर को भी देगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का एक्चुअल सही प्राइस जो है आपके हिसाब से ये होना चाहिए
ताकि इसको एट द एंड ऑफ द डे ये सजेस्टेड रिटेल पे रिटेल हो सके और जो भी सप्लाई चेन में लोग इन्वॉल्व हैं सबके मार्जिन उसमें इंटैक्ट रहें एंड इट मेक्स द प्रोडक्ट मोर अट्रैक्टिव। और इस तरह करते हैं बैकवर्ड तो इससे भी बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि आप फिर एक पूरी कलेक्शन डिजाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट एक सजेस्टेड रिटेल के हिसाब से सपोज एक $10 रिटेल का आपको प्रोडक्ट पे फोकस करना है तो पूरी एक रेंज बना सकते हैं, ये सारे $10 रिटेल के लिए ही हैं और बैकवर्ड कैलकुलेशन करके आप अपने प्राइस निकाल सकते हैं। आपको सपोज $1 रिटेल का करना है तो आप एक पूरी कलेक्शन बना सकते हैं कि ठीक है एक 35-40 सेंट की आइटम है, ये 4-5 आइटम है तो उससे काम आपको और ईजी हो जाता है। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आप इस तरह भी कर सकते हैं और इससे फिर इस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से आपकी डिजाइनिंग में भी हेल्प मिलती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलती है काफी। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप देख के करें कि किस टाइम पे क्या किस प्रोडक्ट की क्या स्ट्रैटेजी होती है और कीप चेंजिंग। कभी आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है तो आप प्राइस लो कर सकते हैं, ब्रेक इवन में जा सकते हैं, कभी एक्सेस स्टॉक पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री लेवल ज्यादा है, तो इन अलग अलग तरीके से देख के आप डिफरेंट अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कुछ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी किस तरीके की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आप रख सकते हैं विच कीप्स ऑन चेंजिंग। Please like and subscribe and do share in comments if there's anything else that you would like to add. Thank you.